मुख्य अतिथि और बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी, प्रभात प्रकाशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष कुमार जी, पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर मनोज प्रभाकर जी और आप सभी मित्रगण। ये किताब जिस योजना के तहत निर्मित हुई है उसका नाम है SRI, कहते हैं इसको, लोकसभा रिसर्च इनिशिएटिव के तौर पर। 13वीं लोकसभा के दौरान पार्लियामेंट ने यह तय किया कि हिंदुस्तान के ऐसे लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको पार्लियामेंट से जोड़ा जाए, पार्लियामेंट की गतिविधियों से जोड़ा जाए, संसदीय विमर्श को जनता के बीच ले जाया जाए। एक बहुत ही शानदार योजना थी। उसमें बहुत कम पैसे थे और 5 लोगों को प्रति वर्ष सिलेक्ट करके पूरे देश भर से इसकी योजना से जोड़ा जाता था। लेकिन 16वीं लोकसभा, इसके अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा महाजन जी थी, उन्होंने इसके स्पैन को बड़ा किया और देश भर से 25 लोगों को इसे जोड़ा गया। विभिन्न क्षेत्रों के, खासतौर से जो सामाजिक विज्ञान के लोग हैं, पार्लियामेंट्री रिसर्च के लोग हैं, उनको जोड़ा गया और इसके स्पैन को हर तरह से बढ़ा दिया गया, संख्या में भी और पैसे में भी। उसी में से एक मुझे भी मिला। इसका उद्देश्य बहुत ही व्यापक है। संसदीय लोकतंत्र को जिस रूप में हम जानते हैं, जिस रूप में देखते हैं, उसकी गहराइयों में जो लोग जाते हैं वही इसको समझ पाते हैं कि पार्लियामेंट्री रिसर्च, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी ने घर पे बुलाया था और उन्हें एक घटना का वर्णन किया। तब वो पटना नगर निगम के एक निर्वाचित सदस्य थे। उन्होंने 1970-71 की घटना का जिक्र किया, जिन्होंने बताया कि बांग्लादेश के युद्ध के बाद गांधी मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी आई थी, तब प्रधानमंत्री थी, और उनके घर में एक नए शिशु का जन्म हुआ, उनके बड़े बेटे की बेटी का जन्म हुआ। तो उन्होंने यहाँ के पत्रकार मित्रों ने कहा कि आप के घर में खुशखबरी है, आप पटना को क्या तोहफा देंगे। उन्होंने कहा कि आप बताइए। तो अपने से उन्होंने कहा कि हम मैरिन ड्राइव बना देंगे पटना में। बात आई गई होगी, कितने दशक बीत गए, लेकिन जब बिहार की सरकार 2005 में एनडीए की सरकार बनी, नंदकिशोर यादव जी बिहार के पथ निर्माण मंत्री बने। हमारे सामने है काल के क्रम में पटना सड़क के मामले में हिंदुस्तान में एक अजीब सी स्थिति रहा है कि कम जमीन में, जहां किसी को मकान तोड़े बिना, अशोक राजपथ में आप लोग देखे होंगे, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण मंदिर जो पटना विश्वविद्यालय के सामने, पटना यूनिवर्सिटी के सामने है, सिर्फ उसको रिप्लेस किया गया। बाकी 2 लेयर 3 लेयर में सड़क का निर्माण हुआ। ये बहुत असंभव था। पटना में फ्लाईओवर, और उन्होंने एक शब्द में कहा, मजाक में कहा कि पहले चचरी पुल था, आज फ्लाईओवर पर पूरा बिहार चल रहा है। तो नंदकिशोर यादव जी की बात का दृष्टांत देते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्योंकि किताब बहुत शोध का चीज है, उसके बारे में 2 मिनट में कहना मुश्किल है कि किस तरह से संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, जनता के साथ उसका जो तारतम्य होता है, जनता के मास की जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना स्पेस होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक जनप्रतिनिधि का, चाहे पटना नगर निगम का सदस्य हो या देश का प्रधानमंत्री हो।
एक छोटा सा उदाहरण है ये। कई ऐसे विषय हैं जो थोड़े से विवादित हैं, ये की चर्चा यहाँ उचित नहीं है। जो किताब के मनस्वी हैं वही इसको कह सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे प्रकाशक जो खुद भी लिटरेरी फील्ड के आदमी हैं, विज्ञान तकनीक के साथ में कई चीजों के बारे में उनकी महारत है और उन्होंने मुझे बहुत स्पेस दिया है प्रकाशन के क्षेत्र में। उन्होंने इस किताब के बारे में एक आवरण के रूप की चर्चा की। उन्होंने, मैं कुछ थोड़े से चीजों को पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। थोड़ा सा विवाद होगा, उसके लिए मैं स्पीकर साहब से क्षमा चाहूंगा। हम अभी जो संकट एक आया है अमेरिका वाला, अमेरिका के राष्ट्रपति के वक्तव्य के साथ में, ये संकट क्यों आया है? हमारे सामने हम जो कलम जिसका इस्तेमाल करते हैं, इस कलम को बनाने की भी तकनीक हम जापान, जर्मनी वगैरह से लेके आए हैं। सुई का धागा भी हम अपने यहां बनाने की योजना नहीं बना पाए। ये बात कहां से आई? ये बात आई मिक्स इकोनॉमी से। आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश जिनके हाथ में जो रहनुमा थे, योजनाकार थे, उनके सामने जो मॉडल था वो मॉडल भारत के गांव से जुड़ा हुआ मॉडल नहीं था। एक लंगड़ा घोड़ा, एक अंधा व्यक्ति और एक पहलवान दारा सिंह को एक साथ में रेस में दौड़ा दिया गया मिक्स इकोनॉमी में। तो उद्योगपति एक जो निजी संपदा है और सरकारी संपदा है, दोनों के को एक साथ खुला छोड़ दिया गया। परिणाम यह हुआ कि हमारे यहां बोकारो, भेल, गेल तो कुछ चल भी रहा है, सब के सब बंद हो गए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, हम आए दिन देखते हैं कि फला व्यक्ति दुनिया के बड़े अमीर हो गए हैं, भारत के तीसरे बड़े अमीर हैं। भाई, उस अमीरी से बिहार के मेरे गांव का क्या रिश्ता है? मेरे गांव में कितना उस अमीरी का लाभ मिल रहा है? इस अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को जितने बढ़ती चली गई, इसमें हमारी मिक्स इकोनॉमी की, हमारे शुरुआती दिनों की आर्थिक नीति का बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ एक मात्र कारण मैं मानता हूं उसको। मेरा अनुरोध है, इसको दलित चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये एक राष्ट्रीय विषय है। इस राष्ट्रीय विषय पर इस किताब का निर्माण किया गया है, जिस पर चर्चा होगी। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश की जो हर तरह की जो समस्याएं आज खड़ी हुई हैं, उन समस्याओं के पीछे, उन समस्याओं के मध्य में, उन समस्याओं की शुरुआत में हमारी आर्थिक नीति है। इस किताब के लोकार्पण के लिए हमारे बीच में स्पीकर साहब हैं। ये हमारे गर्व का विषय है। हमारे पार्लियामेंट संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी, तो हो सकता है वो आ भी सकते हैं, ये भी संभव है कि वो नहीं भी आ सकते हैं। फिर भी हम उनकी अनुपस्थिति में ही उनके प्रति अपनी, उनके नाम के साथ में हम उनको भी साधुवाद देते हैं। उनकी शुभकामना भी स्वीकार कर लीजिए। उनकी शुभकामना भी हम स्वीकार कर लेंगे। श्री नंद किशोर यादव जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने संबोधन से हमें। आज श्री नरेंद्र पाठक जी की नव प्रकाशित पुस्तक आर्थिक विकास और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लोकार्पण समारोह में जो पुस्तक है, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि पुस्तक गहन शोध और अथक परिश्रम का फल है। और इसलिए मैं सबसे पहले नरेंद्र पाठक जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पीयू जी को भी धन्यवाद देता हूँ। ये धन्यवाद उनको देना मेरे लिए आवश्यक है। मेरी दो पुस्तक उन्होंने छापी है, धन्यवाद देना आवश्यक है।
वैसे मैं मानता हूं कि ये जो पुस्तक है केवल कागज पर छपे शब्दों का संकलन नहीं है, एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न की पड़ताल है जो हमारे राष्ट्र के अस्तित्व, उसकी दिशा और उसकी भावी पीढ़ियों के भाग्य से सीधे जुड़ा हुआ है। कि हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली जिसे हमने स्वतंत्रता के बाद अपनाया, जिस पर हमें गर्व है, हमारे आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम साधन बन पाया या प्रेरक शक्ति बन पा रही है, और किस प्रकार आर्थिक प्रगति के दौरान विशेषकर वैश्वीकरण और तीव्र तकनीकी परिवर्तन के युग में हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा और सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित हो सकता है। शोध जब भी होता है, मैं मानता हूं कि जितने विद्वान हैं किसी एक शोध को आधार मानने के लिए तैयार नहीं होते और बेहतर शोध करते हैं और ज्यादा शोध करते हैं, और अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में विचारों की मतभिन्नता के बावजूद हम एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं जो हमारी तत्परता इस अवसर पर होती है। और मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कभी कभी मैं जब अर्थशास्त्र में नहीं, अर्थशास्त्र जानता भी नहीं, मैं तो विज्ञान के विद्यार्थी हूं, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हूं, तो जो करिए कर सकते हैं, लेकिन सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो मैं देखता हूं चीजों को, बड़े विस्तार से लोग चर्चा कर रहे थे आजादी के बाद की परिस्थितियों की, बाकी विषयों की, तो मैं एक बात, सामान्य सी बात जानता हूं कि आजादी के बाद हमारे जो उसमें के हमारे नेता थे दुविधा में थे, किस ओर जाए, अमेरिका की ओर जाए कि रूस की ओर जाए, दुविधा समझ के अंदर थी। कहीं व्यक्ति प्रधान था केवल, कहीं कुछ नहीं था व्यक्ति, दोनों स्थितियां थी। लेकिन महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि अगर हमको देश को विकास के रास्ते ले जाना है तो हमें गांव की ओर देखना पड़ेगा। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश हमारा मजबूत हो सकता है। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हम उस रास्ते पे चले नहीं। अगर चले होते तो आज आजादी के 78 साल बाद देश के सब गांव में बिजली पहुंच गई, सब घर में बिजली पहुंच गई, 78 साल बाद ही करते नहीं और पहले कर सकते थे। विकास का पैमाना क्या है? सामान्य मूलभूत सुविधाएं चाहिए आदमी को, सड़क, बिजली, पानी, और ये सड़क, बिजली, पानी हर व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते अगर 75 साल से अधिक लग जाता हो तो हम कह सकते हैं कि साहब हमारी दिशा गलत थी, हमारी सोच ठीक नहीं थी। ठीक ही कहा लोगों ने, विकास समावेशी होना चाहिए। अभी समाज बाद में है कि साम्यवाद में है, ये विवाद का विषय आपका हो सकता है, लेकिन सामान्य धारणा यही है कि समावेशी विकास अगर होता है तभी उसका अर्थ है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि किसी ने प्रयास नहीं किया, क्या नहीं होगा, सबके मन के अंदर भाव रहा भी होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन हम कर नहीं पाए। अब उसमें प्रशासन की चूक हो, नीतियों का दोष हो, या फिर सरकारों के अस्थिर होने का दोष हो, जो भी दोष आप मानना चाहें। मैं तो बिहार की बात नहीं, छोड़ लीजिए, देश की बात नहीं करता हूं, बिहार की बात करता हूं। अब विचार करिए, आजादी के बहुत साल बाद तक एक ही दल का शासन था बिहार में और दिल्ली में, लेकिन बिहार क्यों पिछड़ गया? एक दल का शासन था, सब कुछ होना चाहिए था। अगर उसी दल के शासन में गुजरात आगे बढ़ सकता है, उस दल के शासन में महाराष्ट्र आगे बढ़ सकता है, उस दल के शासन में कर्नाटक आगे बढ़ सकता है, तो बिहार क्यों नहीं बढ़ा? एक ही दल की सरकार थी। तो अगर आप राजनीतिक विश्लेषक अभी बैठे हैं, विचार करें तो दिखाई पड़ेगा आपको कि श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री 5 साल को रखी नहीं पाया। हर 2 साल 1.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल गया, और जब मुख्यमंत्री बदलते, जब सरकार का मुखिया बदलता है, स्वामी की नीतियां बदलती है, सोचने का तरीका बदलता है, तो पिछले मन के कारण अस्थिरता तो होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हमने तो उस शासन में देखा है कि इससे सरकार, एक पार्टी की सरकार बिहार में रही बहुत साल तक, तभी विकास नहीं हुआ। तो सोच क्या कारण था? विकास की सोच क्या, वो कारण होता है। केवल एक कारण नहीं हो सकता है, पिछले पंखा या समावेशी विकास नहीं होने का अलग अलग कारण है, उसका विश्लेषण आप करते रहिए, आप विद्वान हैं। लेकिन मैं दूसरी बात जो देखता हूं, मैं जो देख रहा हूं कि मुझे अभी याद पड़ता है जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा था एक बात कि मैं अगर 1 रुपया यहां से भेजता हूं तो केवल 15 पैसा लोग गरीब लोगों तक पहुंच पाता है। गरीबों तक पैसा पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जो तंत्र था या जो टेक्नोलॉजी उसमें होगी, तो वो तंत्र 1 रुपए का 1 रुपया पहुंचाने में सक्षम नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई सरकार आज दिल्ली से 1 रुपया भेजती है, पूरा का पूरा 1 रुपया गरीब के घर तक पहुंच रहा है, 99 पैसा नहीं पहुंच रहा है।
केवल एक कारण, केवल एक कारण, और उस योजना का नाम था जनधन खाता, क्योंकि गरीब के पास तो खाता ही नहीं था पहले। तो कैसे हो सकता है, ये सोचने की मैं कर रहा हूं। अगर सोच बदलती है, चीजें बदलती है, और टेक्नोलॉजी भी रोज डेवलप कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विकास के लिए करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समावेशी विकास के लिए करना, सबके भले के लिए करना, ये भी विषय। वैसे नई टेक्नोलॉजी में दोस्त होते हैं, कम नहीं है। आज बड़ा पसंद होता है कि सब कुछ मुट्ठी में है मोबाइल में, लेकिन ये मोबाइल, मुट्ठी की मोबाइल बच्चों को गड़बड़ दिशा में ले जा रही है, वो भी है, सच है, उससे भी आप करते हैं। तो उसका उपयोग कैसे करें समाज के लोगों के, ये विषय हमेशा रहा है। तो मैं जो देख रहा हूँ आज की स्थिति में, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, जो हमारे समाज, जो हमारे शासन व्यवस्था और समाज के बीच में दूरी के रूप में काम कर रही थी, वो धीरे धीरे बेकार होती जा रही। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं ये देखता हूं कि जो नीतियां बन रही, वो नीतियां जाति और संप्रदाय की सीमा से ऊपर उठ के बन रही है। अब जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक विषमता है, तो मैं देख रहा हूं कि नीतियां बन रही है, ये बन रहा है कि साथ गरीब आदमी होना चाहिए, उसको ये चीज मिलेगी, चाहे वो गरीब आदमी अपर कास्ट का है, किसी जाति का है, किसी जाति का, दलित जाति का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, बिना इस बात का विचार किए हुए केवल गरीब होना चाहिए, ये सुझाव तो मिलेगी। ये सोच बहुत व्यापक है, यही सोच विषमता को कम करेगी, यही सोच समावेशी विकास पर हमारे कदम को बढ़ाने का काम करेगी। तो सोच पर बदल रहा है, आप सोच कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों को दिशा मिल रही, और ये परिवर्तन जैसे आगे बढ़ता जाएगा। जब 78 साल लगे बिजली पहुंचाने में गांव गांव में, जब 78 साल लगे, मैं तो धन्यवाद देता हूं अटल वाजपेयी जी को, मैं उसमें तो मंत्री नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि साहब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हम गांव गांव में सड़क पहुंचाने का काम करेंगे, तो मुझे लगा कि वहां से हमने विकास के नए रास्ते चुने। हमने भाई, आप चाहते हो कि गांव का विकास कैसे हो सकता है अगर जाने के रास्ते नहीं होंगे। आज मैं स्वास्थ्य मंत्री था 2.5 साल, मैं जब डॉक्टर की कोशिश करता था गांव में, ग्रामीण इलाकों में, कोई जाना नहीं चाहता, क्यों जाएगा? वो रहा है एसी में, पढ़ा है बड़े बड़े शहरों में जाकर के, उसकी आदत बदल गई। अब जब उसको बिजली में नहीं मिलती पढ़ने के लिए, पुस्तक मिलती पढ़ने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए बिजली नहीं मिलती, कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता है। लेकिन आज धीरे धीरे मैंने कहा कि इससे क्या जब बदल रही है तो शोरूम बढ़ रहे हैं, तो परिवर्तन का दौर तो बेहतर हुआ है। और मैंने जानता है कि मैंने कहा कि मेरे साथ नहीं जानता, लेकिन जब मैं सुनता हूं आज, जब मैं सुना मैंने कि भारत तेजी से बढ़ती व्यवस्था का देश है, और मैं श्रम की बात छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं वही जानते हैं, रोज आज कहते हैं कि बदल जाते हैं, बस में क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं। तो मुझे लगता है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए देश दुनिया की, और ये चौथी अर्थव्यवस्था मैंने कौन 3 देशों से ऊपर है? अमेरिका, चीन, जर्मनी। बस जिस देश ने 200 साल तक मेरे ऊपर राज किया है, उस देश की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके हम अगर आगे बढ़ गए हैं, जापान से आगे बढ़ने के होड़ में आ गए हैं, ये हमारी कम उपलब्धि नहीं है। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बावजूद जो विषमता है, उस विषमता को और पाटने की आवश्यकता है। उस विषमता को पाटने के लिए सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है, समावेशी नीति की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं यह कोई भी शासन व्यवस्था में आने वाले लोग अगर इससे अलग हटकर के काम करना चाहेंगे, जनता उठा के फेंक देगी और स्वीकार नहीं करेगी। अब असमानता बर्दाश्त करने के लोग तैयार नहीं, मेरा मानना है। मैं एक इस अवसर पर मैं कुछ कहना भी चाहता हूं, और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नीति निर्माता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जागरूक नागरिक हैं, उनका आह्वान करना चाहता हूं कि संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत, पारदर्शी, प्रभावी बनाने का संकल्प लेना पड़ेगा। अभी भी वो पारदर्शिता नहीं। दूसरा, आर्थिक नीतियों के निर्माण निगरानी में संसद की भूमिका को और सक्रिय और सार्थक बनाना पड़ेगा। तीसरा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के सही वर्गों, विशेषकर वंचितों तक पहुंचे, जो पीछे छूट गए, क्या राजनीतिक कारण से, आर्थिक कारण से, सामाजिक कारण से। अगर उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, हम केवल कह रहे हैं कि हम देश को विकसित श्रेणी में खड़ा कर देंगे, भाषण से नहीं हो सकता है, नारे से नहीं हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि किस जिस भी कारण से, चाहे वो कोई प्रदेश, चाहे वो कोई जिला, चाहे वो कोई इलाका, चाहे कोई वर्ग पीछे छूट गया है,
जब तक उसको बराबर मिलाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक उसको फिट नहीं करेंगे, तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसका सपना हम सब देख रहे हैं। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक नियोजन का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। ये सतत विकास एक अच्छी प्रक्रिया है, एक बार में सब नहीं कर सकते आप, संभव भी नहीं किसी के लिए, किसी के भी संभव नहीं। आपके पास 5 करोड़ रुपया है और आप चाहते हैं कि 2 मंजिला घर बना लें, बना सकते हैं 10 दिन में, 1 महीने में तो नहीं बना सकते आप। नींव खोदना पड़ेगा, पिलर डालना पड़ेगा, फ्यूज बनाना पड़ेगा, दीवार खड़ा करना पड़ेगा, सेंटरिंग करना पड़ेगा, छत डालना पड़ेगा, तभी तो बनेगा ना। समय तो लगता है, लेकिन मैंने कहा नियत होनी चाहिए, नियत आवश्यक। दूसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलवाद, भाष, सहिष्णुता और संवैधानिक नैतिकता की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर के हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, तब जाकर के हम पहुंच सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये शोध ग्रंथ आर्थिक विकास और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली एक अध्ययन हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक और आर्थिक मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यानी केवल ज्ञान का विस्तार करेगा, बल्कि बेहतर नीतियां, मजबूत संस्थानों और समृद्ध न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में सार्थक योगदान भी देगा। और अब अधिक बोलना गड़बड़ है, मुझे भी एक जगह कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं फिर से एक बार इस बौद्धिक, अद्भुत बौद्धिक यात्रा के लिए लेखकों का, शोधकर्ताओं का और प्रकाशक महोदय का बहुत बहुत सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले दिनों में आप और भी शोध करें और भी अच्छी पुस्तकें लिखें, ताकि समाज का मार्गदर्शन हो सके और लोग इस शोध पुस्तक से प्रेरणा ले सकें, कुछ ग्रहण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, तो विशेष रूप से बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी का, जो किसी के भी एक छोटे से अनुरोध को वो बहुत हृदय से स्वीकार करते हैं। उनकी जो सहजता है, उनका जो बड़प्पन है, उनकी जो सहजता है, वो बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के सामाजिक जीवन के लिए और विशेष तौर पर जो पटना का नगरीय जीवन है, उस जीवन के लिए एक बहुत ही अनुकरणीय है। मैं हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इस किताब के प्रकाशक मेरे मित्र डॉक्टर पीयूष कुमार जी का, जिन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए और बहुत ही श्रम और लगन से इस किताब का प्रकाशन किया, मैं उनको प्रणाम भी करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र और पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक मनोज प्रभाकर जी, मेरे बड़े भाई चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसपी सिंह जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है निजी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, विश्वविद्यालय के तौर पर, अकादमिक रूप से भी। और एमआईटी यूनिवर्सिटी की कामना तिवारी जी, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी जो मित्र जो यहाँ आए हैं, प्रतिकूल मौसमी वातावरण के बावजूद मैं एक एक कर सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाए। अनेक लोग ऐसे हैं जो छपरा से आए हैं, बक्सर से आए हैं। बक्सर से कई बड़े मित्र आने वाले थे, कुछ दुर्घटना हो गई इसलिए वो नहीं आ पाए। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इस किताब में 84 लोगों का जो बिहार से उनका साक्षात्कार लिया गया है, उसमें से 2 लोग सिर्फ यहाँ आ पाए हैं, कई लोग नहीं आ पाए। उनकी टिप्पणियां भी हैं। इसमें एक अंजद अली नाम का मेरा मित्र है जो बक्सर का शिक्षक भी है, इटाढ़ी है बक्सर में वहीं का, उसका एक दुर्घटना हो गई, नहीं आ पाया। और शेष तो आंध्र प्रदेश से हमारे अनेक जगहों से आए, विशाखापत्तनम के, और जहां से हमारे रजिस्ट्रार एसपी सिंह जी हैं जिस विश्वविद्यालय में, वहां के वाइस चांसलर ए लक्ष्मीनाथ जी। लक्ष्मीनाथ जी के प्रति मैं आभार व्यक्त न करूं तो अधूरा होगा।
इस किताब की शुरुआत में भाषा की बड़ी समस्या थी, क्योंकि वे आंध्र प्रदेश से निर्मित थे। लक्ष्मण जी ने बहुत सहजता से चाणक्य मुझे बुलाया अपने फ्लैट में और इसकी बारीकियों के बारे में बताया। विशाखापत्तनम में कहाँ जाना है मुझे, हालांकि वहां मेरे साथ पढ़े हुए मेरे मित्र हैं कृष्णा, जिसके बारे में किताब में चर्चा की है, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया से बताया कि कहाँ कहाँ जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में थे विशाखापत्तनम में, उसके बारे में बताया, वहाँ के टीचरों के परिचय दिया, उन्होंने एड्रेस दिया। मैं उन सब लोगों से मिला। भगवतुल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट है ये विशाखापत्तनम में, जो विशाखापत्तनम से दूर के गांव में, समुद्र के लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में, बड़ा शानदार जगह है गांव का, वहां किसी को भी जाना चाहिए। उन जगहों पर ले गए लोग, और लोग कैसे रहते हैं, वो कलाग्राम है। मैं आपको बताऊं कलाग्राम के बारे में। विशाखापत्तनम एक अद्भुत जगह है हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति में। उस कलाग्राम में लोग कला करते हैं। एक शब्द मैं उनका बताना चाहता हूं। एक पेंटर थे जो मिट्टी काम करते थे। उन्होंने बताया कि ये विषमता जो समाज में आई है वो बहुत शुरू से रही है। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। कहे कि जब सत्ता में बड़े लोग, जो बड़े नामधारी लोग, उन नाम की चर्चा, मैंने नाम की चर्चा नहीं किया उसमें, वो ठीक नहीं था। बड़े नामधारी लोग उपरिगामी होने लगे, उपरिगामी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उपरिगामी होने लगे, तो गांव से रिश्ता छूट गया। जब गांव से रिश्ते छूट जाएंगे तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे, ये तंत्र कैसे बचेगा। ये कलाग्राम जो विशाखापत्तनम से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, एकदम गांव है, कुछ नहीं, पहाड़ है, उस पहाड़ को खोद करके बनाया गया है। अभी हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे कि जब गांव को आप की जो आधारभूत संरचना है, उसकी जरूरत है, उसको पूरा नहीं करेंगे तो हम कैसे विकास करेंगे। इससे अलग है वो। शायद आजादी के बहुत शुरुआती दिनों में ही कुछ लोगों ने निर्माण किया, इसमें प्रकाशन की बड़ी भूमिका है। वहां के चीफ मिनिस्टर भी थे, वो घूमते थे कि कहा कैसे होगा। जिसने नंबूदरी प्राधिकरण को बनाया, कामराज ने तमिलनाडु को बनाया। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ कोई नंबूदरी पाद नहीं हो पाया, हमारे कोई प्रकाशन नहीं हो पाया, हमारे यहाँ कोई कई लोग नहीं हो पाए। बहरहाल आज हमारे स्पीकर साहब के शब्दों में मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि आज हमारे नीतीश कुमार है, जिसकी अध्यक्षता में, जिसके नेतृत्व में बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इन राज्यों की बराबरी में जाने का हौसला रखता है। हमारे गवर्नर साहब आए थे 6 तारीख को बाबू जगजीवन राम की स्मृति में जो समारोह हुआ था। गवर्नर साहब ने बड़ी सुंदर बात छोटी सी कही कि केरल में कुछ नहीं है। अभी हमारे मित्र हैं बख्शी जी जो वित्त विभाग में हैं, उन्होंने कहा कि पर्यटन के मामले में जब जाइएगा केरल में तो लोग एक शब्द बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लोग आते नहीं है। भाई जब लोग आते नहीं तो देखना क्या है। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ है। बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है। 38 जिलों में हमारे समझ से कम 200 ऐसी जगह है, 250 जगह है जहां आपको इतिहास के, प्राचीन इतिहास की बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। केरल में कुछ नहीं है। वो वहां बोलते हैं, बच्चे जी बैठे हैं पीछे आपके, वो बताए कि वो बोलते हैं वहां कुछ नहीं है। क्या है भाई? तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए इसको, जब कुछ है नहीं तो देखना क्या है। देखिए इसी पर केरल की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पर्यटन हो गया। हम लोग अपने को बता नहीं पाए, हम बताने में विफल रहे। बहरहाल आप सब लोग आए तो इन संस्मरणों को सुनाने का अवसर मिला, लेकिन हमारे बिहार और हमारी आर्थिक नीतियां
ये दोनों ही विवादों से ऊपर जाते हुए आज हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। और नंदकिशोर यादव जी से व्यक्ति जो सिर्फ स्पीकर नहीं है, स्पीकर की जो गरिमामयी स्थिति होती है, मैं 2007 से स्पीकर गरिमामयी स्थिति को देख रहा हूं विधानसभा में, उससे अलग जीवन के हर सेक्स में ध्रुव जी की कविता की बात हो या पटना सिटी के छोटे छोटे लघु कथाओं की गोष्ठी हो, वो प्राय यहाँ आते रहते हैं और कहीं जाते रहते हैं। ऐसा स्पीकर हमें कम मिलेगा, कम मिला है। मैं इनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोग आए, आप लोगों के आने का जो कष्ट हुआ उसको मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप लोगों की हृदय की जो संवेदना है संस्थान के प्रति, मेरे प्रति, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता हूं। आपके जीवन के और दैनिक जीवन के सेट्स में अगर कोई स्थान है, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।